Hi everyone, welcome to the channel Let's Crack CBSE Class 6th. My name is Aanchal Sharma and I am your science educator. तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है बीएससी नॉन मेडिकल में फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। 1 साल से ज्यादा का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। उसके बाद हमें मालूम है कि अनअकैडमी सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग घर बैठे ही अपनी सारी की सारी पढ़ाई कर सकते हो। वैसे भी आजकल आप लोग घर बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। तो इस टाइम में अनअकैडमी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं जिनसे आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। अब इसमें करना क्या है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, उनसे चैट कर सकते हो, आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही एजुकेटर से पढ़ना है, जिस भी एजुकेटर से आप चाहो, जो भी आपको अच्छे लगे या जिनको भी आप चाहते हो कि ये हमें पढ़ाएं, आप उनके सेशंस को अटेंड कर सकते हो। अब जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको आप कैसा पढ़ रहे हो या आपको कितना समझ में आया, उसके लिए आपकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए या आपको ये बताने के लिए कि आपने कितना प्रिपेयर किया है, लाइव टेस्ट और क्विज किए जाते हैं। जिनसे क्या होता है, आपको अपनी तैयारी कितनी हुई है उसका एक अंदाजा हो जाता है ना। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है कि आपको जो भी आपका कोर्स होगा या जो भी आपकी क्लास होगी, उस हिसाब से आपका जो एग्जाम सिलेबस आने वाला होगा उसके कोर्स बना के दिए जाएंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर पाओ। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस मतलब कि अगर आपका कभी कोई सेशन मिस हो जाता है या फिर आप अटेंड नहीं कर पाते हो, तो सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब आप जितनी बार चाहो, जैसे चाहो, मतलब जब जब चाहो आप अपने फेवरेट एजुकेटर के सेशंस को बार बार देख सकते हो, है ना। अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है, अगर आपको किसी भी चीज का क्विक रिकैप करना है या फिर आप कोई भी चीज भूल गए हो, तो आप उनके सेशंस को बार बार दोबारा दोबारा देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार देखा और दोबारा नहीं देख पाओगे। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको। ये सब मिलता कितने में आपको? 764 रुपीज पर मंथ में। जब भी जो भी एजुकेटर लाइव होगा या आपको पढ़ाने वाला होगा, तब आपको टाइम बताया जाएगा कि कौन से एजुकेटर किस टाइम पे लाइव होने वाले हैं या आपको क्या टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है लाइव में। ठीक है, जो भी कंट्री के टॉप एजुकेटर्स हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, जिनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आप उनसे पढ़ाई कर सकते हो। वो आपको गाइड करेंगे या आपको हेल्प करेंगे आपके प्रेपरेशन में, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मैंने आपको बताया, आपके एग्जाम्स के हिसाब से सिलेबस मिलेगा आपको। आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको गोल सिलेक्ट करना है। गोल मतलब आपकी जो भी क्लास है या जो भी आपका कोर्स है, वो सिलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन करोगे, तब आपको जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान होगा आप ले सकते हो और आप अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नहीं चाहते कि हमारी तरफ से जो भी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या आने वाली कोई अपकमिंग वीडियो है वो मिस आप नहीं करना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।
ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम ऐप को। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ये लिंक है, इस लिंक को टाइप करना है और क्लिक ऑन ज्वाइन। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे और कोई भी इंपॉर्टेंट अपकमिंग वीडियो या इंफॉर्मेशन या अपडेट मिस नहीं होगी। इसके बाद ये सारे के सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स। जो भी आप चाहो वो प्लान आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा 1 साल या 2 साल उसको बार बार एक्सेस कर पाओगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाओगे, है ना। कुछ भी आपको और कहीं जाने की या कुछ और सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। अब अगर आप चाहते हो कि इससे भी ज्यादा अच्छी डील आपको मिले तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। मेरा कोड है आंचल10। ठीक है, इस कोड को यूज करने पर आप कोई भी प्लान लो, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं जो भी हमने अब तक पढ़ा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में, उनकी जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं या डेफिनेशंस जो हैं। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन की अगर आपको पेपर में आती है डेफिनेशन तो कैसे लिखनी है हम वो पढ़ेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर की डेफिनेशंस के साथ। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक में हमने पहले पढ़ा था यार्न। यार्न हमने क्या पढ़ा था कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो लंबा होगा, लॉन्ग थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड इज नोन एज यार्न। तो यार्न बेसिकली क्या होता है, थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड। ठीक है, लॉन्ग थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड इज नोन एज यार्न, है ना। ठीक है, चले आगे। चलो, फाइबर, the thin and long strands of yarn are made up of more thinner strands known as fibers। अब फाइबर्स क्या होते हैं, अब हमने पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक में कि फैब्रिक कैसे बनता है, मतलब हमारे कपड़े कैसे बनते हैं। सबसे पहले फाइबर होता है, फाइबर जो है सबसे थिनेस्ट होता है, सबसे पतला। ठीक है, जब हम बहुत सारे फाइबर्स को मिलाते हैं या ट्विस्ट कर देते हैं तब उनसे क्या बनेगा, यार्न। ठीक है, जब हम बहुत सारे यार्न को अरेंज करेंगे या ट्विस्ट करेंगे या मिक्स करके कलेक्ट कर देंगे तब क्या बनेगा, फैब्रिक। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि यार्न क्या होता है, एक लॉन्ग थिन स्ट्रैंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब फाइबर क्या होता है, फाइबर जो होता है यार्न से भी थिनर होता है। तो जो जब हम थिनर थिनर स्ट्रैंड्स को मिलाते जाएंगे तो हमारे पास यार्न आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, द थिन एंड लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न आर मेड अप ऑफ, यार्न किससे बना होता है, मोर थिनर स्ट्रैंड्स नोन एज फाइबर्स। यार्न किससे बनता है, और ज्यादा थिनर स्ट्रैंड से, जिनको हम फाइबर्स बोलते हैं। अब फाइबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स और एक सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये हमें कुछ कुछ इसका आइडिया नाम से पता चल रहा है कि इनमें हो क्या सकता है या क्या होगा इनमें, है ना। तो चलो देखते हैं नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। द फाइबर्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। ठीक है,
तो जो फाइबर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल से क्या समझ आ रहा है कि नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, प्लांट्स और एनिमल्स नेचर का ही एक पार्ट है। तो जो फाइबर्स हमें नेचर से मिलते हैं यानी कि प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं, उन फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन या जूट। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं कॉटन या फिर जूट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल फाइबर्स के, जैसे कि सिल्क। सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, है ना। सिल्क वॉर्म एक क्या है, नेचुरली होता है ना सिल्क वॉर्म, तो है ना। अब सिंथेटिक फाइबर, अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि सिंथेटिक मतलब ओरिजिनल नहीं है, मतलब नेचर में तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता ये। ठीक है, नेचुरल से कुछ अलग होगा। तो सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल मेथड्स, या ऐसे फाइबर्स जो कि मैन मेड होते हैं, नेचुरल नहीं होते, या फिर केमिकल सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फाइबर्स के जो मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। ठीक है, चलो, गिनिंग ऑफ कॉटन। अब हमने पढ़ा था कि जो कॉटन होती है वो हमें प्लांट से मिलती है, कॉटन प्लांट से, है ना। अब कैसे मिलती है, इस प्रोसेस में होता क्या है, द प्रोसेस बाय विच द सीड्स ऑफ कॉटन are separated from its fibers is known as ginning of cotton। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि जब कॉटन जो है फ्लावर के रूप में, जो कॉटन बॉल होता है, हमें पता है उसका एक साइज कितना होता है, वो लेमन साइज का होता है, लेमन जितना बड़ा, नींबू के जितना बड़ा, है ना। तो जब वो मेच्योर हो जाता है या बड़ा कंप्लीटली मतलब अच्छे से ग्रो कर जाता है, तो कॉटन बॉल जो है वो बर्स्ट कर जाती है या खुल जाती है। उसमें से हम हैंड पिकिंग मेथड से वो अलग कर लेते हैं, लेकिन वो जो हमने हैंड पिकिंग मेथड से कॉटन निकाली, उस कॉटन में सीड्स भी थे और कॉटन भी थी। तो जब हम सीड्स और कॉटन को अलग करते हैं, the process by which the seeds of cotton are separated from its fibers is known as ginning of cotton। ठीक है, उसके बाद स्पिनिंग। अब हमने सीड्स को कॉटन फाइबर से अलग कर लिया। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जब हमें यार्न तो मिल गया, जब हमें फाइबर तो मिल गए, फाइबर को ट्विस्ट करेंगे बार बार या बहुत सारे फाइबर्स को अरेंज करेंगे, एक साथ इकट्ठा करेंगे, तो हमें यार्न मिलेगा, है ना। तो जब हम फाइबर्स से यार्न बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज नोन एज स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, इसमें यार्न इज ट्विस्टेड अगेन एंड अगेन टू ऑब्टेन फाइबर। गलत हो गया, यहां पे फाइबर आएगा। ठीक है, उसके बाद है वीविंग। अब हमें पता है कि
हमारे घर में मम्मी या फिर दादी, हमारी दादी जो है ग्रैंड मदर, वो क्या है स्वेटर बनाती हैं हैंडमेड। या पुराने टाइम में क्या होता था, रेडीमेड स्वेटर्स नहीं आते थे, है ना, हैंडमेड स्वेटर्स आते थे, बनते थे, बनाते थे लोग। तो उसमें क्या होता था, एक एक ही थ्रेड को अरेंज करके, ट्विस्ट करके, है ना, पूरा का पूरा स्वेटर तैयार कर दिया जाता था। तो वीविंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच टू सेट्स ऑफ yarn are arranged together to make a fabric। सॉरी, जो मैंने आपको बताया वो निटिंग होता है। वीविंग में क्या होता है, दो यार्न्स को हम अरेंज कर देते हैं, क्या बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले फाइबर, फाइबर जो थिनेस्ट स्ट्रैंड होता है, जब हम फाइबर को ट्विस्ट करते हैं तब हमें यार्न मिलता है। इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। जब हमें यार्न मिल जाता है और हम यार्न को ट्विस्ट करते हैं या अरेंज करते हैं, यार्न को अरेंज करने पे हमें फैब्रिक मिलता है। फैब्रिक मतलब क्लोथ्स। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीविंग, ठीक है। निटिंग, अभी आ गया निटिंग, जो मैं पहले बता रही थी कि एक ही थ्रेड को ट्विस्ट करके, अरेंज करके, ठीक है, उसका क्या बनाया जाता था, पूरा का पूरा स्वेटर या पूरा का पूरा फैब्रिक एक सिंगल यार्न या सिंगल पीस ऑफ थ्रेड से बना दिया जाता था। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग a fabric from a single yarn is known as knitting, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निटिंग बोलते हैं। समझ में आया, चले आगे। लूम, अब हम जब यार्न से फैब्रिक बनाते हैं तो हम एक डिवाइस को यूज करते हैं, the device on which the weaving of fabric is done, a device on which the weaving of fabric is done is known as loom। तो loom बेसिकली क्या है, एक डिवाइस है, वीविंग डिवाइस। अब लूम भी या तो हैंड ऑपरेटेड होगी, मतलब कि हाथ से भी वीव कर सकते हैं, या फिर पावर ऑपरेटेड, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, ठीक है। चलिए आगे। अब ये आ गया चैप्टर नंबर 4 की डेफिनेशन, लस्ट्रस मटेरियल। लस्ट्रस मटेरियल मतलब अ मटेरियल दैट हैज शाइन। शाइन का मतलब अगर कोई मटेरियल शाइन कर रहा है, चमक रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे कि इसमें लस्टर है या लस्टरस है ये मटेरियल। जैसे कि फॉयल पेपर होता है ना, फॉयल पेपर का एक साइड शाइन कर रहा होता है। या फिर अगर हम नया फर्नीचर लेते हैं या बेड बनवाते हैं या डोर्स लगवाते हैं तो उनको पॉलिश किया होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। या फिर जो भी हम ज्वेलरी आइटम्स होते हैं हमारी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम, ये सारी क्या होती हैं, लस्ट्रस होती है, मतलब इनमें शाइन होती है ना। इसके अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, सारे मेटल्स में कुछ ना कुछ लस्टर तो होता ही है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जब उनको एयर या वाटर या मॉइस्चर मिले या उसकी प्रेजेंस में उनको रखा जाए तो उनका जो लस्टर होता है, उनकी जो शाइन होती है वो खो जाती है। तो लस्टर का मतलब बेसिकली शाइन होता है। आपने देखा होगा कि जब आपके पास, सबके पास साइकिल होगी, अगर वो साइकिल नहीं है तो वो शाइन कर रही होगी। लेकिन अगर वही साइकिल बाहर खड़ी है, कुछ टाइम हो गया, 2-3 महीने या कुछ महीने हो गए उसको लिए हुए, तो
उसकी शाइन खराब होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक मेटल है, आयरन से मिलके बनी है वो। ठीक है, अब आयरन एक मेटल है, आयरन को जब हम एयर या मॉइस्चर मतलब बाहर रखेंगे तो उसकी जो शाइन है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। Soft materials. The materials that can be compressed or scratched are known as soft materials. For example, sponge या फिर cotton. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन पे हम फोर्स लगा सकते हैं या फिर उनको ट्विस्ट कर सकते हैं या स्क्रैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चौक, चौक को आप स्क्रैच करो तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, है ना। वैसे ही जो कॉटन होती है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जिनको कंप्रेस या स्क्रैच किया जा सकता है उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट मटेरियल्स। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्पंज, कॉटन, चॉक, ये सारे क्या हैं? सॉफ्ट मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स। उसके बाद हार्ड मटेरियल्स, द मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड आर नोन एज हार्ड मटेरियल्स। अब सॉफ्ट तो वो हो गए जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, हार्ड क्या होगा? उसका उल्टा, है ना, जिनको हम ना तो कंप्रेस कर सकते हैं ना तो स्क्रैच कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे? हार्ड मटेरियल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन या वुड। ठीक है, जैसे कि आयरन, आयरन की जो जो आयरन होती है जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, है ना, क्या उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं? नो। जो वुड है, वुड से बना हुआ फर्नीचर है, क्या हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं? नो। तो वो भी क्या है? हार्ड मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, soluble materials, the materials which disappear completely in water on stirring are known as soluble materials। तो ऐसे materials जिनको अगर हम वाटर के साथ मिक्स करें तो उनका पता ही ना चले कि ये पानी में है भी या नहीं, मतलब कंप्लीटली मिक्स हो जाए वो, समझ रहे हो, मिक्स हो जाए, उनको हम सॉल्युबल मटेरियल्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पानी के अंदर शुगर डालते हैं या सॉल्ट डालते हैं तो क्या होता है? पूरी तरह से वो मिक्स हो जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा रह गया या मिक्स नहीं हुआ, पूरा मिक्स हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबल मटेरियल्स। उसके बाद इनसॉल्युबल मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो कि अगर हम पानी के अंदर मिक्स करें या हिलाते रहें उसको, मिक्स ना हो, डिसअपियर ना हो। डिसअपियर का मतलब है दिखना बंद। ठीक है, आफ्टर स्टिरिंग दे आर नोन एज इनसॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब अगर हम वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होता, वो अलग ही रहता है। चाहे हम ऑयल डालें, चाहे घी डालें, चाहे हम ये पेन डाल देंगे ना वाटर के अंदर तो भी मिक्स नहीं होगा, मिक्स तो नहीं होगा ना। तो ऐसे मटेरियल्स जो डिसअपियर नहीं होते उनको हम इनसॉल्युबल मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लोट और सिंक। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते हैं पानी में, मतलब तैरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डूब जाते हैं। कौन से तैर सकते हैं या कौन से डूब जाएंगे? तो द ऑब्जेक्ट्स दैट हैज लो डेंसिटी,
डेंसिटी कम हो उनकी, या उनका जो वेट है, उनका वेट या मास जो है बिल्कुल कम हो, वो फ्लोट करेंगे वाटर में, ठीक है। लेकिन जिनकी डेंसिटी ज्यादा हो या जिनका मास ज्यादा हो, वो क्या करेंगे, डूब जाएंगे, दे विल सिंक इन वाटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लीफ जो है फ्लोट करेगा, स्टोन जो है वो डूब जाएगा, क्योंकि लीफ की डेंसिटी कम है और स्टोन की डेंसिटी ज्यादा है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास और विच कैन बी सीन थ्रू, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी दूसरी साइड पे देखा जा सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक शीट या ग्लास। उसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी लाइट कैन नॉट पास, और या जिनकी दूसरी साइड पे नहीं देखा जा सकता, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इनके एग्जाम्पल है वॉल या डोर, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पार्शली पास, मतलब पास तो हो सकती है लेकिन पूरी तरह से नहीं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सनग्लासेस, समझ आ गया। तो ये सारी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की डेफिनेशंस थी जो आपको पेपर में आ सकती हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और लेट्स क्रैक सीबीएसई क्लास 6 चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। यूट्यूब पे आप कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए, और सब्सक्रिप्शन प्लान 12 या फिर 24 मंथ्स का बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो आंचल 10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।